नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 28 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी तकनीक ये है कि आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर पैराग्राफ लंबा होने की वजह से यहाँ पर अगर मैं इसका ट्रांसलेट करके आपको अर्थ बताते चलूँ तो बहुत लंबा वक्त बीत जाएगा। इस वजह से मैं आपको सिर्फ प्रश्न दिखा रहा हूँ और डायरेक्टली हम लोग पैराग्राफ में उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली प्रश्नों पर ही चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज़ यूजफुल टू राइट डाउन एंड प्रायोरिटाइज द क्वेश्चंस बिफोर द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस। यानी कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने से पहले हमें कुछ चीज़ें लिख लेनी चाहिए और प्रायोरिटी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ये किसमें मदद करता है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इस पैराग्राफ का थीम ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट पेशेंट को देते हैं और इस 10 मिनट में ही आपको अपनी सारी बीमारियों से उनको अवगत कराना होता है। तो कई बार अपॉइंटमेंट लेने के बाद से जब डॉक्टर से हम लोग मीट करते हैं तो अपनी एक्चुअल समस्या को भूल जाते हैं और इस वजह से यहाँ पर पैसेज में ये सलाह दी गई है कि पहले आप प्रश्नों को लिख लीजिए कि आपको क्या क्या एक तरीके से दिक्कतें हैं। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको चीज़ें भूल नहीं पाएंगे आप और उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो कि एक्चुअल आपकी समस्या है। और प्रश्न में जो पूछा गया था कि इससे क्या लाभ होगा, तो आप देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है पैराग्राफ 4 में, राइट योर क्वेरीज, टेक अ फ्यू मिनट्स टू जोट डाउन key questions about your health concern. These are easy to forget if you rely on your memory alone. Also, prioritizing questions helps us to avoid irrelevant queries that can save time to discuss important issues. तो ये लाइन महत्वपूर्ण है। ये किस में हेल्प करता है? To avoid irrelevant queries that can save time to discuss important issues. ऑप्शन नंबर 1 देखिए, remember the easy to forget questions about health and not ask irrelevant क्वेरीज। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कैरिंग विथ यू द लेटेस्ट लैब रिपोर्ट्स हेल्प्स द डॉक्टर्स टू। यानी कि डॉक्टर के पास जाते समय आप अपनी लेटेस्ट लैब रिपोर्ट्स लेकर के जाते हैं तो ये डॉक्टर को किस काम में मदद करता है। यहाँ पर इसका उत्तर आप देख सकते हैं छठे पैरा में, कैरी योर लेटेस्ट रिपोर्ट, इट विल हेल्प द डॉक्टर्स अंडरस्टैंड द टेस्ट दैट हैव बीन डन रिसेंटली टू अवॉइड रीटेस्टिंग। तो ये किसमें डॉक्टर्स की हेल्प कर रहा है? अवॉइड रीटेस्टिंग की, यानी कि जो टेस्ट पहले से हो चुके हैं अब वो दोबारा उसे टेस्ट को करने से अवॉइड करेगा, नहीं कराएगा वो टेस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, एन ऑप्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज कुड बी। यानी कि दिए गए पैराग्राफ का यहाँ पर टाइटल क्या हो सकता है। तो पूरे पैराग्राफ में इसी बात का जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से आप डॉक्टर से जब अपॉइंटमेंट लेकर के उनको कंसल्ट करते हैं किसी बीमारी के रेफरेंस में, तो किस प्रकार से आप उनसे ज़्यादा मदद ले सकते हैं। तो ये पूरा किससे संबंधित है? गेट द मोस्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स कंसल्टेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द वर्ड प्रीलिमिनरी इन द पैसेज डज नॉट रेफर्स टू। यानी कि जो शब्द दिया गया है यहाँ पर प्रीलिमिनरी, इसका पैसेज में किस सेंस में यूज नहीं किया गया, निगेटिव वाला आपको उत्तर देना है। तो देखिए, इसका मतलब इनिशियल से भी होता है, जैसे कि आप प्री एग्जाम देते हैं फिर मेंस देते हैं, तो पहले वाला एग्जाम इनिशियल एग्जाम ये इस सेंस में भी आया हुआ है पैराग्राफ में, तो ये आपका सही होगा। ग्राउंड वर्क भी बिल्कुल ठीक है और प्रिपरेटरी वर्क भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बात करें क्विक वर्क की तो ऐसा सेंस इस पैसेज में नहीं है। इस वजह से चूंकि आपसे निगेटिव वाला पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन द पैसेज द फ्रेजल वर्ब पिक्ड अप इन द पैरा 5 मीन्स। यहाँ पर पैरा 5 देख पा रहे होंगे और यहाँ पर पिक्ड अप आया हुआ है, किस सेंस में आया हुआ है इसको समझने के लिए आपको पैराग्राफ को पढ़ना होगा। देखिए, बी प्रिपेयर्ड टू मीट द डॉक्टर्स टीम फर्स्ट, समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड टू मीट वन ऑफ द टीम डॉक्टर्स, especially if it is your first visit. Sometimes patients objects having to be examined by one whom they consider a junior doctor. However, seeing a team doctor contributes to a better and more efficient care because minute detail are picked up which could have been missed otherwise. यानी कि यहाँ पर जो पिकडअप जो आया हुआ है ये इस सेंस में आया हुआ है कि जो बीमारी है आपके अंदर उसको आइडेंटिफाई करने के सेंस में आया हुआ है। ठीक है,
तो दिए गए प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 देखिए आइडेंटिफाइड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज यूजफुल टू रीच द क्लिनिक बिफोर टाइम बिकॉज, यानी कि क्लिनिक पर टाइम से पहले पहुंचना कैसे यूजफुल हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है पैसेज के अनुसार। पैरा 3 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, बी देयर ऑन टाइम, रीच 15 to 20 मिनट्स बिफोर द अपॉइंटमेंट टाइम, दिस विल गिव यू एनफ टाइम टू चेक इन एंड हैव यू प्रिलिमिनरी असेसमेंट्स डन, यानी कि जो प्राथमिक आपका मूल्यांकन होना है आपके हेल्थ का वो किया जा सकता है समय रहते। दिए गए ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर 1 प्रिलिमिनरी असेसमेंट कैन बी डन, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों को पढ़ करके कौन सा सही है आपको बताना है। पहला दिया गया है बिफोर विजिटिंग योर डॉक्टर राइट डाउन योर की क्वेश्चंस, तो ये तो बिल्कुल सही है, पैराग्राफ में मेंशन किया गया था कि पहले से ही आप प्रश्नों को लिख लीजिए, तो ये सही हो गया। दूसरा देखिए कहा जा रहा है सीइंग अ टीम डॉक्टर इज नॉट हेल्पफुल एट ऑल, ये निगेटिव है, क्योंकि पैराग्राफ के अनुसार ये मेंशन किया गया था कि अगर एक डॉक्टर्स की टीम आपका ट्रीटमेंट कर रही है तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। और यहां पर क्या कह रहा है कि नॉट हेल्पफुल है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 1 ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन एरर, यानी कि दिए गए सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है, जिसमें गलती होगी वहीं आपका उत्तर होगा। दिया गया ही हैड द ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस, टू टेल हिज बॉस ऑन हिज फेस दैट इट वॉज हिज फॉल्ट, यानी कि वह साहस रखता है कि अपने बॉस के मुंह पर कह सके कि ये उनकी गलती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूज किया गया है उनके मुंह पर कहना, तो ये एज इट इज इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है ऑन हिज फेस। देखिए ऑन हिज फेस कहने का मतलब जैसे उनके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, तो उस सेंस में ऑन हिज फेस कहा जा सकता है, यानी उनके चेहरे पर, लेकिन उनके मुंह पर उनके सम्मुख कह दिया, ये इस सेंस में गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये सी वाले पार्ट में गलती है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक और पैराग्राफ आधारित प्रश्न पूछे गए थे, तो पैराग्राफ को पढ़ करके और उसका अनुवाद करने में हम समय व्यतीत नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रश्नों को देखेंगे और पैराग्राफ में उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट वाज द रेयर सेलेस्टियल इवेंट विच मिलियंस ऑफ द इंडियन हैड कम टू वॉच ऑन 8 जून 2004। दोस्तों पहले ही लाइन में इसका उत्तर मेंशन किया गया, आप देख पा रहे होंगे मिलियंस ऑफ इंडियन केप्ट देयर डेट विद द रेयर सेलेस्टियल इवेंट द इवनिंग स्टार्स वीनस क्रॉसिंग द फेस ऑफ द सन ऑन ट्यूसडे 8 जून 2004, यानी कि क्या हो रहा था उस दिन जो वीनस है वो क्रॉस कर रहा था सन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए ट्रांजिट ऑफ वीनस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हाट प्लेड अ स्पॉयल स्पोर्ट ड्यूरिंग द व्यूइंग ऑफ द रेयर सेलेस्ट्रियल इवेंट, यहां पर इसका उत्तर देख सकते हैं वेदर प्लेड स्पॉयल स्पोर्ट इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री डिनाइंग परफेक्ट व्यूइंग, यानी कि जो मौसम था वेदर था उसकी वजह से। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 रेन एंड क्लाउडी स्काई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हाट वाज द स्मॉल ब्लैक डॉट दैट अपीयर्ड इन द स्काई, यानी कि आसमान में दिखने वाला स्मॉल छोटा ब्लैक यानी काले रंग का जो डॉट था वो क्या था। यहां पर इसका उत्तर आप देख सकते हैं वीनस लुक्ड लाइक अ स्मॉल ब्लैक डॉट अगेंस्ट अ जाइंट ब्राइट सन, तो ब्लैक डॉट क्या था, ये वीनस था। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 वीनस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनको पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है दिस वाज द ट्रांजिट ऑफ वीनस टू बी विजिबल फ्रॉम अर्थ, और दूसरा दिया गया है नेक्स्ट सच ऑर्बिट विल ऑकर इन 2012। तो पैराग्राफ के अनुसार पहला वाला जो अर्थ से विजिबल नहीं था तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। और दूसरा देखिए नेक्स्ट सच ट्रांजिट विल बी ऑकर इन 2012, तो ये बिल्कुल सही था पैराग्राफ के अनुसार, यानी यहाँ पर देखिए ए गलत है और बी ट्रू है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इवनिंग स्टार इज अनदर नेम फॉर, तो इवनिंग स्टार पहले ही पैराग्राफ में यूज किया गया था, ये वीनस के लिए यूज किया गया था, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड इंथुसियास्टिक एज यूज्ड इन द पैसेज, तो ये इंथुसियास्टिक जो वर्ड यूज किया गया है इसका हिंदी में मतलब होता है उत्साही, तो इसका अपोजिट आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इनडिफरेंट, इसका मतलब होता है उदासीन,
यहाँ पर देखिए इसका मतलब था उत्साही और इसका मतलब उदासीन है, तो चूंकि आपसे विलोम पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था स्पॉइल स्पोर्ट मीन्स अ पर्सन हु। तो पैराग्राफ 1 में यूज किया गया था स्पॉइल स्पोर्ट, मतलब कि किसी का खेल बिगाड़ देना के सेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। स्पॉइल्स अदर्स प्लेजर, यानी दूसरे की खुशी जो लोगों को देख करके हो रही थी, वो खराब मौसम ने उसे एक तरीके से बेकार कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्न यूजिंग अ डिक्शनरी, यानी कि एक डिक्शनरी का प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सा आप नहीं सीख सकते हैं। पहला दिया गया है इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, तो यानी कि उच्चारण आप सीख सकते हैं जब आप ऑनलाइन डिक्शनरी देखते हैं या फिर ऑफलाइन डिक्शनरी भी देखते हैं, तो उसमें जो शब्दों का उच्चारण होता है वो हिंदी में भी कहीं कहीं मेंशन किया गया रहता है, तो इससे आप प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर शब्द को किस प्रकार से प्रोनाउंसिएट करना है। तो चूंकि ये सीख सकते हैं, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपको निगेटिव सेंस वाला उत्तर देना है। दूसरा देखिए इंप्रूविंग वोकैबुलरी, देखिए जब भी आप नए शब्दों को खोज रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके शब्दकोश में वृद्धि हो रही है, आप ज़्यादा शब्दों के बारे में जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये इंप्रूव हो रहा है आपका वोकैबुलरी, इस वजह से ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए इंप्रूविंग स्पेलिंग्स, जब भी डिक्शनरी आप सर्च करेंगे तो जो थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा किसी शब्द के स्पेलिंग के बारे में, वो आपका क्लियर हो जाता है, तो ये भी इंप्रूव होता है, स्पेलिंग्स भी इंप्रूव होता है। लेकिन अगर बात करें हैंड राइटिंग की, ऑप्शन नंबर 4 देखिए इंप्रूविंग हैंड राइटिंग, तो क्या डिक्शनरी से शब्दों को खोजने पर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है? नहीं होती। ये निगेटिव सेंस में था, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे निगेटिव सेंस वाला ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एज अ मेथड डैश कॉम्प्रीहेंशन इज द बेसिस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का जो आधार है वो क्या है टोटल फिजिकल रिस्पांस मेथड के अनुसार। तो सबसे पहले तो टोटल फिजिकल रिस्पांस क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो टोटल फिजिकल रिस्पांस, जिसे टीपीआर भी बोला जाता है, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स आशेर द्वारा एक प्रतिपादित किया हुआ सिद्धांत है, और यह इस अनुभव पर आधारित है कि मनुष्य अपनी पहली भाषा कैसे सीखते हैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बच्चे जब परिवार में जन्म लेते हैं तो सबसे पहले वो लोगों को जब वो लोग बोल रहे होते हैं तो उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनको ध्यानपूर्वक, जैसे ही आप बच्चा जन्म लेगा तो देखेंगे थोड़ा बहुत भी आप आवाज़ करेंगे तो उसकी नज़र उधर चली जाती है, यानी कि वो ध्यानपूर्वक लोगों को सुन रहे होते हैं। तो सबसे पहले वो सुनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो टोटल फिजिकल रिस्पांस है ये मेथड किस पर आधारित है? ये लिसनिंग पर आधारित है, यानी सुनने पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हेन स्टूडेंट्स आर रीडिंग फॉर प्लेजर दे आर एंगेज्ड इन। प्लेजर मतलब कि खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वह किसके साथ एंगेज हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है व्यापक यहाँ पे पठन। व्यापक पठन कहने का मतलब कि चूंकि बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है, वो खुशी प्राप्त कर रहा है पढ़ने से, तो वो चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेगा, व्यापक तौर पर पढ़ना चाहेगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें तीसरे विकल्प की, देखिए इंटेंसिव का मतलब होता है गहन अध्ययन। देखिए बच्चा उसके पाठ्यक्रम में जो चीज़ दी गई है निश्चित तौर पर उसे गहन अध्ययन जरूर करेगा, लेकिन और ज़्यादा वो उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा, क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड है और चीज़ों के बारे में जानने में उसे खुशी प्राप्त हो रही है। तो ये जो गहन अध्ययन है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव रीडिंग में इंक्लूडेड है, क्योंकि वो व्यापक अगर अध्ययन कर रहा है तो उसमें गहन अध्ययन मतलब चीज़ों को बारीकी से समझना ये भी शामिल है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। व्यापक अध्ययन या फिर व्यापक पठन, ऑप्शन नंबर 4 एक्सटेंसिव रीडिंग सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग आर ऑफन सीन इन, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग प्रायः किस में पाया जाता है दिए गए ऑप्शन में से। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु आपने देखा, मान लीजिए कि आपने बकरी देखा, ठीक है। बकरी को आपने देखा, जिस प्रकार से छोटे बच्चे देखते हैं तो बकरी के बारे में वो अंग्रेजी में भी जानते हैं कि अंग्रेजी में इसे गोट कहा जाता है और हिंदी में जानते हैं कि बकरी कहा जाता है। तो जब बच्चा बकरी को देखेगा तो कभी वो बकरी बोलेगा और कभी गोट बोलेगा। तो ये कोड स्विचिंग हो गया, मतलब कि दो भाषाएं वो जान रहा है, तो दोनों भाषाओं में उस पर्टिकुलर किसी वस्तु को क्या कहा जाता है तो वो एक तरीके से स्विच करना, ठीक है। और मिक्सिंग का भी मतलब यही हो गया कि जब भी उसका प्रयोग अपनी भाषा में कर रहा होगा तो कभी वो बकरी बोलेगा कभी गोट बोलेगा, इस टाइप से, इस सेंस में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कब हो रहा है? जब आप दो भाषाओं को जान रहे हैं, अंग्रेजी और हिंदी को, कभी वो बच्चा गोट बोल रहा है कभी बकरी बोल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इसका कब प्रायः देखा जा सकता है? जब बच्चा बाईलिंगुअल हो। बाई मतलब कि दो और लिंगुअल मतलब कि भाषा से संबंधित है, यानी कि जब बच्चा दो भाषाओं के बारे में जानेगा तब वो इस प्रकार से कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग कर सकता है।
पहले विकल्प की बात करें, मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन दिया गया है। तो जब बच्चा एक ही भाषा के बारे में जान रहा है, अगर मान लीजिए केवल अंग्रेजी के बारे में जान रहा है, तो जाहिर सी बात है वो केवल गोट बोलता, बकरी नहीं बोलता। तो मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन इसका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, डिसलेक्सिक चिल्ड्रन दिया गया है, और चौथा डिसकैलकुलिया दिया गया है। तो ये पढ़ने में अक्षमता नहीं है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। ये कैलकुलेशन में कोई अक्षमता नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। और एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, बाइलिंगुअल चिल्ड्रन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज इज, यानी कि एक भाषा का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फोनीम हो जाएगा, जिसे हिंदी में स्वनिम कहा जाता है। जिस प्रकार से आप पढ़ते होंगे कि हिंदी में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण बोलते हैं। जैसे कि जो अक्षर होता है क ख ग घ, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी में इसे फोनीम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट, यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया रहता है जिसमें कुछ शब्द गायब रहते हैं, और पैराग्राफ को पढ़ करके कौन सा शब्द इसमें फिल होगा वो आपसे पूछा जाता है। ये क्लोज टेस्ट होता है। मैच द फॉलोइंग, यानी कि 2 कॉलम होते हैं और दोनों कॉलम में कुछ यहाँ पर मैटर दिए गए रहते हैं जिसका मिलान आपको करना होता है। ये मैच द फॉलोइंग होता है। ETC आर एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन आर ऑफन वी ऑफन सीन इन टेस्ट। तो ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब ये होता है कि जिसका एक ही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का मतलब ये होता है कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है, तो ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे वो एक तरीके से आपका यूनिक आंसर होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ओरल जो होता है ये मौखिक है, तो इस प्रकार का भी ये उत्तर नहीं होगा। एस्से राइटिंग भी नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इफ़ यू विश टू फाइंड वनली द सिनोनिम एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स व्हाट वुड यू नीड, यानी कि अगर आप केवल पर्यायवाची या समानार्थी शब्द और विलोम शब्द जानना चाहते हैं किसी शब्द के बारे में, तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए थिजोरस इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें इसका मतलब होता है शब्दकोश, यानी कि इसमें सिर्फ शब्द होते हैं और उसके पर्यायवाची और उसके विलोम शब्द होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा डिक्शनरी, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बोला जा रहा है कि केवल सिनोनिम और एंटोनिम उसमें मेंशन हो, और डिक्शनरी में आपका हिंदी में अर्थ भी दिया गया रहता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा ये भी दिया गया रहता है, तो डिक्शनरी आपका जवाब नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए एन एंथोलॉजी दिया गया। एंथोलॉजी का मतलब ये होता है जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं, यानी कि एक तरीके से कहानी और जो कविताओं का संकलन होता है उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें सिनोनिम और एंटोनिम आपको नहीं मिलेगा, इस वजह से ये भी उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए प्रोनाउंसिएशन गाइड, यानी कि किस प्रकार से प्रोनाउंसिएट करना है किसी शब्द को, इसके बारे में गाइड करने वाला जो संकलन होगा वो प्रोनाउंसिएशन गाइड होता है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें एंटोनिम और सिनोनिम का जिक्र नहीं होता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था द लैंग्वेज गेम ऑफ क्रॉस वर्ड पजल्स हेल्प्स स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर, यानी कि जो क्रॉस वर्ड पजल है, पहेली है, लैंग्वेज गेम में ये बच्चों के क्या इंप्रूव करने में मदद करती है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रॉस वर्ड पजल होता क्या है। तो आप स्क्रीन पर पजल का इमेज देख पा रहे होंगे। इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं और इन अल्फ़ाबेट्स को क्रॉस करते हुए आपको कोई वर्ड बनाना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर किया गया है, इसी प्रकार से एक वर्ड यहाँ पर बनाया गया है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्रॉस करते हुए एक वर्ड बनाया गया है। तो सभी अल्फ़ाबेट्स में से क्रॉस करते हुए कौन सा एक शब्द, एक वर्ड बन सकता है, आपको इसको पजल को सॉल्व करना होता है। तो आपसे पूछा गया था कि क्रॉस वर्ड पजल बच्चों में क्या इंप्रूव करने में मदद करता है। तो ये वोकैबुलरी इंप्रूव करने में मदद करता है, यानी कि बच्चों के शब्दकोश को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था मिस सुधीना टीचर लैंग्वेज इन क्लास 1 सी लव्स टीचिंग हर चिल्ड्रेन पोएम्स एंड राइम्स दैट द चिल्ड्रेन फर्स्ट हियर एंड देन रिपीट। मिस सुधीना इज स्ट्रेंथिंग हर चिल्ड्रेंस डैश एंड डैश स्किल, यानी कि एक टीचर है जो कि कक्षा 1 की भाषा की शिक्षिका हैं। वह बच्चों को पोयम और राइम्स पढ़ाना पसंद करती हैं। तो पहले बच्चों को वो पोयम और एक तरीके से राइम सुनाती हैं, तो बच्चे पहले उसको सुन रहे हैं, उसके बाद से उसी पोयम और राइम को वो रिपीट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैडम बच्चों में किस प्रकार के कौशल को विकसित करना चाहती हैं। तो पहला देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जब बच्चे पहली बार सुन रहे हैं
तो यहाँ पर देखिए पहले सुन रहे हैं तो इससे उनमें श्रवण कौशल का विकास होगा, और उसके बाद से रिपीट कर रहे हैं यानी कि उनमें स्पीकिंग यानी कि वाचन कौशल का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दूसरा विकल्प अगर देखिए स्पीकिंग एंड रीडिंग बोला गया तो यहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इस वजह से आपका उत्तर गलत हो गया। तीसरा देखिए लिसनिंग एंड रीडिंग, यहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि एक तरीके से बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ना कभी भी नहीं होगा। चौथा देखिए रीडिंग एंड राइटिंग, ना तो रीड कर रहे हैं ना तो राइट कर रहे हैं, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प सही है ऑप्शन नंबर 1, वो बच्चे पहले सुन रहे हैं उसके बाद से बोल रहे हैं, तो यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग कौशल को विकसित किया जा रहा है टीचर के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हेन अ स्टूडेंट यूजेज अ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स इमोशंस एंड आइडियाज शी इज यूजिंग द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एक बच्ची है कक्षा में, वह अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस और अपने आइडिया को शेयर कर रही है। तो ये पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज का ये कौन सा फंक्शन है, तो ये एक्सप्रेसिव फंक्शन है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करना। देखिए पहला इन्फॉर्मेटिव होगा नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा रहा है। दूसरा देखिए डायरेक्शनल होगा नहीं क्योंकि किसी के दिशा निर्देश में वो नहीं बोल रही है, ठीक है। एक्सप्रेसिव यानी अपने विचार अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस को वो शेयर करिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 इवोल्यूशनरी की, तो इसका हिंदी में मतलब होता है विकासवादी, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, इस वजह से एक्सप्रेसिव इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था वाइल यूजिंग डिक्टेशन, डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में जो आप इमला लिखते हैं उसी को अंग्रेजी में डिक्टेशन बोला जाता है, यानी कि श्रुत लेख सुन करके लिखना। इन हिज क्लास 2 मिस्टर जगबीर इज इम्प्रूविंग हिज चिल्ड्रंस एबिलिटी टू, यानी कि एक शिक्षक हैं जगबीर जो कि कक्षा 2 के भाषा के शिक्षक हैं, वो एक श्रुत लेख बच्चों को लिखवा रहे हैं बोल बोल करके, तो इससे बच्चों में कौन सी एबिलिटी का विकास होगा। तो देखिए पहले श्रुत लेख का मतलब होता है सुन करके लिखना, यानी पहले बच्चे सुनेंगे तब लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिसनिंग एंड राइटिंग, लिसन एंड राइटिंग। आपको विकल्प 1 में भी लिसन और राइट दिख रहा होगा, लेकिन ये विकल्प गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर पहले बोला गया कि राइट, पहले बच्चे सुनेंगे तब लिखेंगे, ना कि पहले लिख करके तब सुनेंगे, तो ये क्रम उल्टा था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। बच्चे पहले सुनेंगे, देखिए दूसरे विकल्प में देखिए पहले बच्चों ने सुना और उसके बाद लिखा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इफेक्ट्स रीडिंग, यानी पढ़ने में अक्षमता क्या कहलाता है, तो ये डिस्लेक्सिया कहलाता है, पठन वैफल्य, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। डिस्ग्राफिया यानी लिखने में अगर अक्षमता होती है तो उसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं, यहाँ पर पढ़ने में बोला जा रहा है, इस वजह से ये गलत हो गया। डिसकैलकुलिया अगर बोलें तो ये गणित से जुड़ा हुआ है, कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। डिस्प्रैक्सिया अगर बोलें तो बच्चों के बचपन में जब उनका मानसिक जो विकास है वो सही से नहीं हुआ है, यानी कि एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जो कि बच्चों के ब्रेन में चाइल्डहुड में होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर भी नहीं है, ये पढ़ने में अक्षमता है, तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था इन मिस प्रवीण्स क्लास ऑफन स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपीट आफ्टर मिस प्रवीण इज फॉलोइंग, यानी कि जो मैम है पहले वो बच्चों को कुछ बोलती हैं कुछ सुनाती हैं, उसके बाद से बच्चे उनको रिपीट करते हैं, प्रायः ऐसा उनकी कक्षा में होता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो ये रिपीटिशन ड्रिल इन हर क्लास है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। मतलब कि ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास कराना और रिपीटिशन मतलब कि दोहराव का, यानी कि जब वो कुछ बोल रही हैं तो उसी को रिपीट करने का बार बार अभ्यास कराया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लाउड रीडिंग एक्टिविटीज आर, यानी कि आप देखते होंगे प्राइमरी स्तर के बच्चों के कक्षा में बहुत जोर जोर से बोल करके पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, खूब तेज तेज, तो ये क्या है, इससे बच्चों के जो शुरुआती समझ है वो विकसित होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे इसी प्रकार से पढ़ करके चीज़ों को समझ पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए यूजफुल फॉर बिगनिंग रीडर्स, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था अंडर विच कंडीशन शुड रेमेडियल टीचिंग बी प्रोवाइडेड। रेमेडियल टीचिंग का मतलब उपचारात्मक शिक्षण से यहाँ पर मतलब है, और अंडर विच कंडीशन यानी किस कंडीशन में बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कोप अप विथ द कॉन्सेप्ट टॉट, यानी कि शिक्षक ने बच्चों को जो संप्रत्यय पढ़ाया जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जब बच्चे उसको समझने में सक्षम नहीं हैं तब पहले निदानात्मक शिक्षण दिया जाता है, यानी बच्चों की समस्या का पहचान करने के लिए, और उसके बाद से जब समस्या की पहचान हो गई तब फिर
उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग की जाती है उस समस्या को हल करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहां पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।